प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो रोका है पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर। ग्रांट मिले जो कि एक बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल है, इसको करना इतना आसान नहीं है। मार्को रूबियो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसमें जंग का खत्म होने का इंकशाफ किया है कि ये जो मुआदा किया जा रहा है इसके अंदर क्या है, एग्रीमेंट में क्या है, और ईरान कोई भी ऐसी शर्त जो है वो नहीं मानेगा जो चाइना के इंटरेस्ट में नहीं होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की कल एक स्टेटमेंट की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो कि $101 थी वो नीचे आके $92 पे आ चुकी है। मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी आज आपको बताना चाहूंगा कि जंग के हवाले से नई सूरत हाल क्या है, क्या नई डेवलपमेंट है, और दूसरा दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके ट्रूथ सोशल पे उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो रोका है पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर। अब उस पे मैं बताना चाहूंगा क्यों रोका गया है, क्या वजूहात हैं। सबसे पहले तो जिस चीज का मैं रेफरेंस देना चाहूंगा वो आज अल जजीरा के ऊपर बताया गया था कि ग्रांट मिले जो कि एक बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल है, इसको करना इतना आसान नहीं है। 1550 जहाज इस वक्त जो है वो आबनाए हरमूज के अंदर बंद हैं, जिनके ऊपर 22,500 से ज्यादा अमला जो है वो स्टक है। इतने ज्यादा शिप्स को वहां से लेकर गुजरना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और दूसरी बात, लंदन के चेथम हाउस के अंदर एक नेता लाभ है, वो भी डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये ना सिर्फ ऑपरेशन इम्पॉसिबल है अब प्रोजेक्ट फ्रीडम, बल्कि खतरनाक हो सकता है। उसकी वजह यह है अगर शिप्स को लेके वहां से गुजरा जाता है और साथ ही अगर ईरान की तरफ से हमला किया जाता है वहां पे, तो अगर वो किसी थर्ड कंट्री के ऊपर हमला होता है तो अमेरिका और वो तीसरा कंट्री इन्वॉल्व होके तो एक बहुत बड़ी जंग जो है एक नया पंडोरा खुल सकता है। तो मेरे ख्याल में एक तो ये वजह ये थी कि ये प्रेशर था कि ये ऑपरेशन, ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश इट। दूसरा, उस हवाले से एक नई डेवलपमेंट जो आ चुकी है, इस वक्त ब्लूमबर्ग ने कहा है कि एक सफे का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सामने आ चुका है, जिसपे दोनों पार्टीज काफी हद तक एग्री कर चुके हैं, अमेरिकन बिलखसूस एग्री कर चुके हैं, और वो अब ईरान की तरफ उसको उन्होंने पुश किया है और अगले 48 घंटे के अंदर ईरान उसके ऊपर रिस्पॉन्ड देगा। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग यही था, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को खत्म किया, पास किया वो कहते हैं, और इंतजार करेंगे इस मुआहदे का। लेकिन मार्को रूबियो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसमें जंग का खत्म होने का इंकशाफ किया है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो जंग बंदी का एक और भी बड़ा साइन है कि 3 इस वक्त अमेरिकन जंगी बेड़े वहां रीजन के अंदर मौजूद थे, उनमें से सबसे बड़ा जो है वो वहां से निकल के नॉर्फोक वर्जीनिया यानी कि अमेरिका की तरफ वहां से चल पड़ा है। तो जंग इस वक्त अगर देखा जाए तो बज़ाहिर यही नजर आती है कि जंग खत्म हो चुकी है। उसके बाद अगली बात जो करना चाहूंगा वो ये थी कि इस वक्त जो ईरान के वज़ीर खारजा हैं इराकची, वो चाइना के दौरे पे हैं, वो वहां पे वैन ली से मिलेंगे। 3 चीजें उसका उन्होंने जिक्र किया है कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका रिटर्न स्टेटमेंट एक आई है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि वो क्लैरिफाई करेंगे चाइना को, मिस्टर वैंग ली को, कि ये जो मुआदा किया जा रहा है इसके अंदर क्या है, एग्रीमेंट में क्या है, और ईरान कोई भी ऐसी शर्त जो है वो नहीं मानेगा जो चाइना के इंटरेस्ट में नहीं होगी। दूसरा जो उसका पॉइंट है कि ईरान और चाइना अपने रिलेशनशिप को मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, दूसरा पॉइंट उसका ये है। तीसरा पॉइंट उसका उन्होंने ये बताया है कि चाइना और ईरान मिडिल ईस्ट और जीसीसी कंट्रीज, जीसीसी का फ्यूचर क्या देखते हैं, फ्यूचर के अंदर ईरान और चाइना वहां क्या रोल अदा करेंगे, ये तीसरी चीज है। चौथी चीज जो मैं खुद इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में प्रेशर क्रिएट किया जाएगा ईरान की तरफ से कि वो गारंटर बने इस एग्रीमेंट जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे वहां पे, इस हवाले से। तो मेरे ख्याल में देखा जाए तो इस वक्त कंफ्यूजन तो है। खबरें तो ये कहती हैं कि अगर पाकिस्तान सालिस है तो फिर ईरान
बार बार रशिया और चाइना के दौरे क्यों कर रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसके बारे में भी उन्होंने क्लैरिफाई किया था एक हफ्ता पहले कि हमें पाकिस्तान की सालसी के ऊपर जो है इत्मीनान है। अभी तक तो ये नहीं बताया जा रहा, अभी तक तो अमेरिका का दौरा प्रेसिडेंट ट्रंप का चाइना का वो हो रहा है, वहां पे उनकी सिक्योरिटी आंतराज जो है वो पहुंच चुका है, और उनका दौरा जो है वो जल्दी शुरू होने वाला है। लेकिन इसमें और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन कहा भी है 2 दिन पहले व्हाइट हाउस से कि हम चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। इससे आगे अगर जाया जाए तो 68 दिन है, दुनिया भी बेजार है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की कल एक स्टेटमेंट की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो कि $101 थी वो नीचे आके $92 पे आ चुकी हैं। तो मेरे ख्याल में और हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ पेट्रोलियम है और सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, उन्होंने भी कहा है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल की बिलखुसूस पेट्रोल की प्राइसेस बहुत नीचे आ जाएंगी जो ही जंग बंदी की तरफ जाया जाता है। अगली बात जो बताना चाहूंगा, इस वक्त इजराइल के अंदर भी खबर आ रही है कि इसी महीने उनकी असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी क्योंकि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन है। दूसरा उनका एक मजहबी त्यौहार है रोश हशाना, जिसमें वो आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं। काफी ज्यूज जो है, ओमान जगह है कोई रशियन किसी स्टेट के अंदर, वहां जाके वो अपने मजहबी फराइज भी अदा करते हैं। एक तो वो वजह रोश हशाना भी है उस वजह से भी, और दूसरा नफ्ताली बेनेट जो कि इस वक्त अपोनेंट सामने नजर आ रहे हैं नेतन्याहू के, वो भी अपनी सियासी सरगर्मियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में अमेरिका में, अक्टूबर के इलेक्शन इजराइल के अंदर, तो ये 2 चीजें सामने आ रही हैं। इसका काफी प्रेशर है इन लोगों के ऊपर। तीसरा आपने देखा होगा कि आपके एक नेबर कंट्री के अंदर इलेक्शन, बल्कि इलेक्शन क्या होगा, नूरा कुश्ती है इस वक्त अगर देखा जाए तो सारे का सारा कंट्री जो है बीजेपी और आरएसएस की लपेट में आ चुका है। बड़े खूबसूरती के साथ उन्होंने जो चीजें सीखी हैं कि सियासतदानों को खरीदना किस तरह होता है, अदालतों को किस तरह ब्लैकमेल करना है, मीडिया को किस तरह जो भी बोलता है या तो जेल चला जाता है बीजेपी के खिलाफ या उसके चैनल को खरीद दिया जाता है। तो दर हकीकत मैंने कल एक ट्वीट की थी कि जिस कंट्री के अंदर, जिस सियासत के अंदर अगर अपोजिशन नहीं है तो उस वहां के प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेटर ही कहा जा सकता है। और मेरे ख्याल में भारत के अंदर इस वक्त बीजेपी एक डिक्टेटर और माफिया स्टाइल गवर्नमेंट चला रही है। सिर्फ पंजाब बचा है या 1-2 और स्टेटें, और देखा जा रहा है कि वहां भी बड़ी जल्दी सौदे करके सियासतदानों के या पॉलिटिकल पार्टीज को खरीद लिया जाता है आजकल, तो वहां पे भी बीजेपी जीत जाएगी। मैंने कल ट्वीट की थी, बीजेपी जीत गई, भारत हार गया, क्योंकि इसमें माइनॉरिटीज, मैंने कल अर्ज करना चाहूंगा कि आज जो भी अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है वो जरा सोचें, आज अगर आरएसएस और बीजेपी से पाकिस्तान की नफरत, पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तान के खिलाफ जंग और भारत में बसने हुए मुसलमानों की नफरत उनसे अगर ले ली जाए तो उनके पास क्या बचेगा? जीरो, नाटा। उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। सिर्फ सियासत किस चीज पे है? पाकिस्तान से नफरत, और जो मुसलमान भारत के अंदर है उनसे नफरत, क्योंकि गल्फ के मुसलमानों से रिश्तेदारियां, अफगानिस्तान के मुसलमानों से रिश्तेदारियां जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर गिराया था। नफरत किससे है? सिर्फ पाकिस्तान से। और जो गरीब गुरबा मुसलमान भारत के अंदर आबाद हैं उनसे नफरत। यही सियासत है बीजेपी की और यही सियासत है आरएसएस की। अफसोस के साथ परफॉर्मेंस कुछ नहीं सिवाय करप्शन के, और इसको मैं माफिया स्टाइल गवर्नमेंट ही कह सकता हूं, गैंगस्टर्स स्टाइल। तो ये आपके पड़ोस में हुआ है। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, कल मुझे बड़ा दुख हुआ। सबसे ज्यादा कर्जा इस वक्त पाकिस्तान के किस सूबे पे है? केपीके पे। सबसे ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व है तो वो सूबा वो इन्वॉल्व है। कल उन्होंने एक नया ऐलान किया है, उन्होंने कहा कलम छोड़ हड़ताल की जाए जब तक हमें फेडरल गवर्नमेंट पैसे नहीं देती। तो सबसे ज्यादा कलम छोड़ हड़ताल जब करेंगे बाबू लोग वहां के, तो नुकसान किसका होगा? वो भी इसी सूबे का होगा। ये भी नहीं सोचते। मेरी रिकमेंडेशन ये है, आप कलम ना छोड़ें, आप पाकिस्तान छोड़ें, आप या भारत चले जाएं या अफगानिस्तान चले जाएं या इजराइल चले जाएं, क्योंकि आप इस वक्त सियासत की गाइडलाइन सारी इन 3 ममालिक से ले रहे हैं। आप टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, आप अपनी गाइडलाइन सारी भारतीय चैनलों से लेते हैं, और आप जो कुछ भी करते हैं इनको तीनों को फायदा होता है, भारत को, इजराइल को और अफगानिस्तान को। तो आप कलम ना छोड़ें, पाकिस्तान छोड़ें अगर हौसला है तो। और दूसरे, खुदारा
یہ جو بگھاڑے لوگ وہاں سے باہر بیٹھ کے آپ کو سارا دن ففتھ جنریشن وار کے نئے نئے ٹول بتاتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ پاکستان کو بچانا چاہتے ہو، جس طرح ہماری باجیاں کل بھی آپ نے اڈیالہ جیل کے سامنے ان کو تنہا چھوڑ کے وہاں پہ کوئی بھی نہیں گیا، یہ کوشش کریں خوشبو لگا کے اڈیالہ جیل کے سامنے چلے جائیں، یہ امریکہ اور انگلینڈ کے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کے پاکستان کے لیے اپنے گلے نہ پھاڑیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔